हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। कैनबिस सताइवा यानी कि जिसे मैरिजुआना भी कहते हैं या हिंदी में भांग का पौधा भी कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ में से एक डिमांड थी कुछ लोगों की कि कैनबिस को लीगलाइज करना चाहिए और जिससे फार्मर इनकम बूस्ट होगी। हालांकि इसके प्रोज और कॉन्स दोनों पहलू हैं जो अभी हम समझेंगे। तो कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। कुछ का मानना है कि इससे फार्मर इनकम बढ़ेगी, कुछ का मानना है कि नहीं, इससे जो ड्रग अब्यूज है वो ज़्यादा बढ़ेगा और जो यूथ्स हैं उसकी चपेट में ज़्यादा आएंगे। तो वो प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पहले हम समझेंगे मैरिजुआना के बारे में। और इंडिया में जो एनडीपीएस है, जो मेनली एक एक्ट है 1985 का, उस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है उनसे संबंधित भी इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम ये जब इशू आया और उसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी हिमाचल के जो मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी, उनके अंडर ये कमेटी बनाई जाती है। फिर ये कमेटी 1 साल का समय लेगी और उस पर अलग अलग स्टेट्स में विजिट करेगी, उन स्टेट्स में जहाँ पे कैनबिस का कंट्रोल्ड कल्टीवेशन लीगल है। जैसे उत्तराखंड इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जहां पे कैनबिस का कंट्रोल्ड कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी है और साथ में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक ये 3 है, यानी कि 2 स्टेट्स और 1 यूटी। और अगर हिमाचल में ये लीगलाइज होता है, यानी कि कंट्रोल्ड कल्टीवेशन लीगलाइज होता है, तो हिमाचल जो है इंडिया का 4th स्टेट बनेगा ऐसा करने वाला। तो अभी देखते हैं ये लीगलाइज मतलब ये जो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन है, पहले तो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा उसमें क्या है कि इसको कंट्रोल्ड नाम दिया गया है। तो 1 बाय 1 जो है सारे एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब न्यूज़ में क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर जगत सिंह नेगी जो रिवेन्यू एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके अंडर एक स्टडी कंडक्ट की जाती है जिसमें यूके, एमपी और जेएंडके में वो विजिट करते हैं और वहाँ पर जो कंट्रोल्ड कल्टिवेशन चल रही है उसको स्टडी करते हैं, क्या क्या वहाँ पर चैलेंजेस आ रही हैं उनको भी स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जब हिमाचल सरकार के पास जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो प्रेजेंट जो हिमाचल में गवर्नमेंट है, यानी कि अंडर चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो वो इस रिपोर्ट के आने के बाद अपना एक अप्रूवल देते हैं। जो हिमाचल का कैबिनेट है जिसके हेड सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं, वो कैबिनेट अपना अप्रूवल देते हैं कि ठीक है, इस पे एक पायलट स्टडी जो है वो की जाएगी और 2 यूनिवर्सिटीज के अंडर जो है ये पायलट स्टडी की जाएगी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पहले ये देखा जाएगा। अगर ये सब कुछ बढ़िया रहा तो इसको फिर बाद में लीगलाइज कर सकते हैं। तो 2 यूनिवर्सिटीज जिनके अंडर ये लीगल स्टडी, ये पायलट स्टडी रहेगी, एक है सीएसके यानी कि चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है, और दूसरी है डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी, ये नौनी में सोलन में स्थित है। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज के अंडर ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, पायलट स्टडीज इनके अंडर होंगी और अगर बाद में जो है सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर इसको आगे इस पे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। देन अगर जैसे इंडिया में तो मैंने आपको बताया कि फिलहाल 3 स्टेट्स या यूटीज हैं, एक उत्तराखंड है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा जो है एक यूनियन टेरिटरी दैट इज जेएंडके। तो अभी तक 3 में ही लीगलाइज किया गया है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन को। अगर हिमाचल में किया तो फिर हिमाचल चौथा होगा। लेकिन कुछ और देश हैं जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे कंट्रोल्ड कल्टीवेशन को अलाउ किया गया है। तो अभी समझेंगे कंट्रोल्ड कल्टीवेशन क्या है। देखिए, व्हाट इज कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। कंट्रोल्ड कल्टीवेशन का मतलब यह है, पहली बात तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में ये कल्टीवेशन की जाएगी, यानी कि इसका बिल्कुल मिसयूज नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल्ड कल्टीवेशन की आड़ में ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है या भांग जो है उसको बेचा जा रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो है उसकी पर्सनल यूज के लिए या कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं होगा। ये होगा तो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा और गवर्नमेंट की निगरानी के अंडर ही इसे इंडस्ट्रियल या मेडिसिनल यूज में लाया जाएगा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, इसमें जो कैनबिस प्लांट कल्टीवेट किए जाएंगे ये वही वाले प्लांट होंगे जिनकी मिनिमम इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब ये है कि कैनबिस के प्लांट में जो मेन सब्सटेंस है, जो ड्रग वाला मेन सब्सटेंस है, वो है ये टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, जिसको THC बोलते हैं और या साथ में कैनाबिनॉइड भी इसको बोलते हैं। तो ये मेनली THC के नाम से आप याद रख सकते हैं। वैसे डेल्टा 9 THC इसको बोलते हैं अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो। ये THC का जो कंटेंट है ये ओवरऑल या तो 0.3% हो या इससे कम हो।
किसी भी सिचुएशन में जो THC का कंटेंट है किसी प्लांट में, तो 0.3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे कम होना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। अदरवाइज उससे ज्यादा होगा फिर वो सीधी सी बात है, वो ड्रग्स के लिए, वो नशे के लिए वो फिर पौधा इस्तेमाल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन का, जो मैंने आपको बताया। एक तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में होगा, और दूसरा जो THC का कंटेंट है उसमें वो 0.3 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू और लेस देन 0.3% तक वो कन्फाइन करना चाहिए। देन इस कंट्रोल्ड कल्टीवेशन का फायदा क्या होगा? देखिए, दो तरह से फायदा होगा, एक इंडस्ट्रियल यूज और दूसरा मेडिसिनल यूज। ये जो इंडस्ट्रियल यूज है, यानी कि भांग का जो पौधा होता है, कैनबिस का जो प्लांट है, जिसमें उसका स्टॉक है, उसके अलावा उसकी लीव्स हैं, उसके सीड हैं, उसके फ्लावर्स भी होते हैं, तो इसमें जो हेम्प का स्टॉक है या लीव्स हैं या सीड्स हैं, ये अलग अलग चीजों के मतलब बनाने में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने में, या पेपर है, फर्नीचर है, कॉस्मेटिक्स है, या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में बायोफ्यूल्स भी हैं। तो इन सब के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो यानी कि इंडस्ट्रियल यूज में। तो उससे फिर फार्मर इनकम भी बढ़ेगी, आगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो एक तो है इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि फिर THC कंटेंट कम होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका मिसयूज किया जाएगा फिर ड्रग्स के लिए। देन फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, अब ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे कैंसर, एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे कहते हैं, या कोई सीवियर पेन है, क्रॉनिक पेन है, उन सब की मेडिसिन के लिए भी इस प्लांट को यूज किया जाता है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका इंडस्ट्रियल एज वेल एज फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस। नाउ कम्स, कौन सा एक्ट है जो कैनबिस सटाइवा को इस प्लांट की कल्टीवेशन के लिए या सेल के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इस मतलब या तो प्रोहिबिट करता है या रेगुलेट करता है? तो ये कानून है NDPS एक्ट 1985, यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। देखो, अब पहले तो ये समझो कि क्या चीज लीगलाइज है और क्या लीगलाइज नहीं है, क्या इलीगल है। मतलब एक जो भांग का प्लांट होता है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें स्टॉक रहेगा, उसका तना रहेगा, उसके पत्ते रहेंगे, उसके सीड रहेंगे और उसके फ्लावर भी रहेंगे। तो सीड और लीव्स और स्टॉक, इस पे कोई बैन नहीं है। बैन है तो सिर्फ उसके फ्लावर्स में। अगर रॉ प्लांट की बात करें तो सिर्फ फ्लावर में बैन है, लेकिन अगर पूरे प्लांट से एक रेजिन बनाया गया है, रेजिन तो फिर पत्तों का भी बन सकता है, जो पत्ते होते हैं उनको इस्तेमाल करके उनका कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है और उससे रेजिन तैयार किया जाता है। तो ये जो रेजिन है, जिसको चरस बोलते हैं, फिर वो चरस पे प्रतिबंध है। पर अगर रॉ लीव्स जो है उस पे प्रतिबंध नहीं है इस कानून के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो वन बाय वन देखते हैं। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैनबिस रेजिन एंड फ्लावर्स इन द कंट्री। देखो, ये जो कैनबिस रेजिन है इसको चर्स बोलते हैं, और जो फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर से फिर एक प्रोडक्ट बनता है जिसको गांजा बोला जाता है। और फिर देखो, प्लांट्स तो मैरिजुआना के बहुत होंगे, पर जो अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट्स होंगे उनसे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हशीश बोलते हैं। तो हशीश लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ये सब बैन है। यानी कि अगर मैं आपको वैसे एक फोटो में दिखाऊं, आप यहां देख सकते हैं, ये फ्लावर्स है। तो ये फ्लावर जो है ये तो टोटल बैन है। जो NDPS एक्ट है उसमें फ्लावर में प्रतिबंध है, इसको बैन किया गया है। लीव्स और सीड में कोई बैन नहीं है। साथ में ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड रेजिन। तो ये जो ये मैरिजुआना का प्लांट है, इसी का ही कॉन्सेंट्रेट है, उसी से ही ये रेजिन बनता है। तो इस NDPS में क्या है, ये फ्लावर या तो खुद या फिर ये चरस या तो किसी और सब्सटेंस में अगर इसका मिक्सचर है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति क्या करे कि इस रेजिन को ले ले और इस रेजिन को एकदम छोटे छोटे पीस में किसी लिक्विड में मिला दे, मान लीजिए किसी दूध में मिला दे और बोतल भर के ले जाए और बोले कि मैंने तो ड्रिंक प्रिपेयर की है, तो वो भी फिर इलीगल होगा। तो यानी कि या तो ये फ्लावर या ये रेजिन जिसको बोलते हैं जो चरस है, या तो खुद या किसी और सब्सटेंस के साथ चाहे मिक्सचर में भी हो, तब भी ये इलीगल है। लेकिन अगर सिर्फ पत्ते या सीड या स्टॉक हो तो एज सच वो इलीगल नहीं है, पर उनका आगे कोई कॉन्सेंट्रेट तैयार किया गया है, फिर वो इलीगल हो जाता है। तो अभी आते हैं वापस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो NDPS का एक्ट है, इसमें स्ट्रिक्टली आपने याद रखना है कि ये प्रोहिबिट करता है कैनबिस रेजिन को, जिसे चरस बोलते हैं, और फ्लावर्स को। इसके अलावा या फिर जो अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट्स हैं उनसे हशीश निकाला जाता है, मतलब उनको हशीश बोलते हैं। उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे लिक्विड हशीश है या हशीश ऑयल है, इन सब पे भी बैन लगाया गया है। देन इसके अलावा
ये गांजा जो मैंने आपको बताया, तो गांजा वो फ्लावरिंग टॉप का ही बना होता है, जो फ्लावरिंग टॉप है उनसे ही गांजा बनता है, ये भी क्लियरली जो है वो बैन है। इसके अलावा जो सीड्स और लीव्स हैं ये एक्सक्लूड हैं इस एक्ट से, मतलब बीज और पत्ते जो होंगे इस पे किसी तरह का जो है प्रतिबंध नहीं है। तो वो प्रतिबंध सिर्फ फूल में है, उन फ्लावर्स में है, फ्लावर टॉप्स में, और साथ में उस चरस में जो रेजिन बनाए जाते हैं। तो सीड और लीव इसके दायरे से बाहर आती हैं, लीव्स एंड सीड्स। देन क्यों इसके दायरे से बाहर आती हैं? क्योंकि इनमें, इन पत्तों में जो है ये बहुत नेग्लिजिबल टीएचसी कंटेंट होता है। जो आपको मैंने डेल्टा 9 टीएचसी कंटेंट बताया, जो मेन ड्रग सब्सटेंस है इस प्लांट के अंदर, वो कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। वो बात अलग है कि उसके बाद में रेजिन बना लिया जाए तो वो कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पत्ते चाहिए तब जाके वो रेजिन बनेगा, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज ऐसे रॉ फॉर्म में ये इस एक्ट के अंडर तो बैन नहीं है, जो 1985 का एक्ट है। देन एक्सेप्शंस। अब देखो, अभी तो हमने ये समझा कि एनडीपीएस में क्या क्या बैन है, पर कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कई जगह पे एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में कैनबिस को, उसकी जो कल्टीवेशन है उसको अलाउ भी किया गया है। अब ये दो क्लॉज हैं इस एक्ट के, एक सेक्शन 10 और एक सेक्शन 14। जो सेक्शन 10 है ये स्टेट गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखना है आपने, सेक्शन 10 परमिशन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और सेक्शन 14 ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब आगे तो पॉइंट सेम ही है कि इस कैनबिस प्लांट का, इसको मतलब उनको अलाउ करेगा गवर्नमेंट को टू रेगुलेट, परमिट और प्रोहिबिट कैनबिस कल्टीवेशन फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पसेस। उसी तरह सेक्शन 14 ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट एंड ऑथोराइज कैनबिस कल्टीवेशन फॉर रिसर्च और अदर अप्रूव्ड पर्पसेस, यानी कि सिंपली दीज आर एक्सेप्शंस। तो जो एनडीपीएस एक्ट है, जो अभी हमने देखा कि उसमें भांग आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लावर्स भी होंगे, उसके आगे प्रोडक्ट भी बनेंगे, पर ये दो सेक्शन है जो उसकी कल्टीवेशन को जो है वो लीगलाइज करता है। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन देगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इन दो के अंडर हो सकता है। तो जो अभी हमने हिमाचल प्रदेश का केस पढ़ा, या अगर उससे पहले जहां क्लियरली अलो है, जो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन अलो है, वो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जे.एंड.के, तो वो इसी कानून के अंडर है, मतलब एनडीपीएस का सेक्शन 10 जो एक एक्सेप्शन है। लेकिन जब ये जो कमेटी मैंने आपको बताई, जो मिस्टर जगत सिंह नेगी के अंडर ये कमेटी बनी है हिमाचल में, और जब ये बाकी राज्यों में जाती है स्टडी करने के लिए जहां जहां कंट्रोल कल्टीवेशन अलो है, तो वहां उन्होंने कुछ चैलेंजेस, जो ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को समझा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है जो मैंने आपको बताया कि वही वाले प्लांट ग्रो किए जाएंगे जिसमें टीएचसी का कंटेंट 0.3 या उससे कम है। अब उनके लिए सीड्स पहले लेबोरेटरी में तैयार करने पड़ेंगे, फिर वो सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फिर वो बाद में जो है उसका वो प्लांट तैयार किया जाएगा। लेकिन कॉन्सिस्टेंट लेवल में या कॉन्सिस्टेंट सप्लाई के लिए जो प्लांट है उसमें 0.3% या उससे कम का जो कंटेंट है टीएचसी का, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्यों मेंटेन करना मुश्किल है? क्योंकि फिर प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो है फिर मतलब उस पर टीएचसी कंटेंट जो है उसके इंक्रीज होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट जो प्रोजेनीज होगी, नेक्स्ट जो प्लांट ग्रो होगा, जो अब जो सीड बनेंगे, उनमें डेफिनेटली जो सीड्स के कल्टीवेशन से प्लांट ग्रो करेगा उसमें टीएचसी का कंटेंट एनहांस हो जाएगा। तो एक कंसिस्टेंट लेवल पे वो जो थ्रेशोल्ड कंटेंट है 0.3% है, उसको मेंटेन करना अपने आप में चैलेंज है। या फिर लगातार उसके लिए फिर एक बड़ा सेटअप चाहिए कि लैबोरेटरीज वगैरह चाहिए जहां निरंतर वो सीड तैयार किए जा सके। तो फिलहाल उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह के सेटअप का भी अभाव रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। तो ये तो कंटेंट को मेंटेन करना, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो डिजायर्ड कंटेंट लेवल है वो मतलब मीट नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर की कमी होना, इसके अलावा रिक्वायरमेंट टू इस्टेब्लिश स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर या स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज उसके लिए नहीं है जहां अच्छी क्वालिटी के सीड डेवलप करवाए जाएं। तो मतलब वो ट्रेनिंग एंड ऑल, इन चीजों का भी अभाव है और अवेयरनेस का भी अभाव है। जनता को भी इसके लिए अवेयर करना पड़ेगा कि ये वैरायटीज दूसरी वैरायटीज से कैसे अलग हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अगर इसकी आड़ में, यानी कि कंट्रोल्ड कल्टीवेशन की आड़ में, अगर वो मतलब जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या उसकी डीलिंग्स में इन्वॉल्व हैं, अगर इसकी आड़ में ये सब्सटेंसेस उनके हाथ में लगते हैं और फिर वो आगे बेचे जाएं या यूथ्स तक वो पहुंचें और यूथ्स उनका कंजम्पशन करें, तो आप समझ रहे हैं कि ड्रग अब्यूज ऑलरेडी जो है उसके केसेस इंडिया में कितने बढ़ रहे हैं। तो फिर वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो सकती है। और जब ड्रग अब्यूज के केसेस बढ़ते हैं तो उससे फिर फर्दर क्राइम रेट और कई तरह की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती हैं। तो अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि किस तरह से जो है ये जो स्टडी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है हिमाचल में, ये 2 यूनिवर्सिटीज के अंडर किया जाएगा और अगर फाइनल अप्रूवल उसके बाद मिलता है तो फिर हिमाचल चौथा राज्य बनेगा कंट्रोल्ड कल्टीवेशन करने वाला। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।